चलिए, अभी आप लोग देख रहे हैं बिट्टू सर के साथ जुड़े हुए फिजिक्स के क्लास में क्लास 10 का सबसे अंतिम चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में आप पढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट। क्या पार्ट? सेकेंड पार्ट, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि नाभिकीय ऊर्जा को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है ना, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन किसे कहेंगे? जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में बट जाएंगे तो उसको बोलेंगे विखंडन। और इसका जिम्मेदार कौन होता है विखंडन होने का? न्यूट्रॉन। कौन है जिम्मेदार? न्यूट्रॉन। और विखंडन होगा किसका? तो भारी तत्वों का, है ना। जो भारी तत्व होंगे वही विखंडित होते हैं, और वो तत्व है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। और इनसे क्या किया जाता है? बिजली के उत्पादन में। आपको जान करके इस बात का आश्चर्य होगा कि अगर 1 ग्राम आप यूरेनियम ले लीजिए, क्या ले लीजिए? यूरेनियम। 1 ग्राम कोयला ले लीजिए, 1 ग्राम क्या ले लीजिए? 1 ग्राम कोयला। तो 1 ग्राम कोयला जितना ऊर्जा देगा, जितना ऊर्जा देगा, उससे जितना उत्पन्न ऊर्जा होगा उससे 1 करोड़ ज्यादा। कितना ज्यादा? 1 करोड़ ज्यादा, 1 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा 1 ग्राम यूरेनियम देगा। आप समझ सकते हैं कि कितना हम बात बोल रहे हैं। तो 1 ग्राम यूरेनियम जो है 1 करोड़ गुना इसका 1 ग्राम कोयला के बराबर है ये। तो यानी कि कोयला जितना देगा हमको ऊर्जा, उससे 1 करोड़ से गुना कर दीजिए, उतना 1 ग्राम यूरेनियम हमको ऊर्जा देगा। समझ में आ गई बात? बाबू रे समझ में आया जो बोले से? इतनी ऊर्जा ये देता है यूरेनियम। इसलिए यूरेनियम जो है ना, इसलिए यूरेनियम सोच सकते हैं कितना शक्तिशाली है। इसीलिए इससे बम बनाया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए इससे क्या बनाया जाता है? बम। हम बगल में लिख देते हैं, है ना, इसको बाद में बताएंगे इधर। इसलिए इससे क्या बनाया जाता है? इससे बम बनाए जाते हैं, बम बनाए जाते हैं जी। और बम बनाए ही नहीं जाते हैं, इससे बनता है परमाणु बम। क्या बनता है? परमाणु बम। परमाणु बम में क्या होता है? होता क्या? देखिए, परमाणु बम धड़ाक से किसी देश पर गिरा दे, फटाक से, तो होता क्या है ना कि एक कोई टूटेगा 2 गो में। कै गो में टूटेगा? 2 गो में। न्यूट्रॉन। एगो न्यूट्रॉन था 2 भाग में टूटा। ये न्यूट्रॉन भी कितना भाग में टूटेगा? 2 भाग में। ले, ये भी टूटेगा 2 भाग में, ये भी टूटेगा। आप देखिए, ये भी थोड़ा आते 2 भाग में। देख रहे हैं कि नहीं? सब 2 भाग में ये फैलते रहता है। सबसे बड़ी बात है ना कि फैलते रहता है, इतना फैलता है रुकिए नहीं सकता है। समझे कि नहीं? तो इसलिए देखिए होता क्या है कि परमाणु बम जैसी फोड़िएगा ना, इतना ना उधर गर्मी फैला देता है, इतना ना ज्यादा उष्मा फैला देता है कि वहां आसपास का जीव जंतु को रहना मुश्किल हो जाता है। इतना टेम्परेचर हो जाता है कि जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर में तो आदमी का शरीर गल जाए, और कई का 1000 टेम्परेचर बढ़ा देता है तो आदमी छछन के मर जाता है, भूंजा जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि भूंजा जाता है। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। सब पूछा जाएगा कि परमाणु बम किस पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। क्या टूटने लगते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? बंटते जाते हैं। इसमें न्यूट्रॉन रुकता ही नहीं है, वह क्या होते जाता है? बंटते जाता है। 1 2 गो को बनाएगा, 2 4 गो के, 4 8 गो के, 8 16 गो के, सब 2 2 गो 4 4 को बंटना शुरू हो जाता है। तो रुकता ही नहीं है जल्दी। इसलिए परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है। समझे कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? नाभिकीय विखंडन को, न्यूट्रॉन पर आपको रोक लगाना होगा। अगर ये न्यूट्रॉन पर रोक नहीं लगाएगा तो ये विस्फोट होते जाएगा, फैलते जाएगा। तो हम लोग किसी भी बम को रोकने के लिए किस पर कंट्रोल करते हैं? न्यूट्रॉन पर। तो न्यूट्रॉन पर रोक लगा करके नाभिकीय ऊर्जा यानी बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, अदरवाइज बिजली उत्पन्न नहीं होगा, ये विस्फोट करेगा। ये क्या कर जाएगा? फिर विस्फोट। तो आपसे पूछा जाएगा कि इससे हम बिजली का उत्पादन कैसे कर सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन पर रोक लगा करके, न्यूट्रॉन पर रोक लगाकर, रोक लगाने का मतलब कि कंट्रोल करके, क्या करके? कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली उत्पादन कर सकते हैं। बिजली उत्पादन कर सकते हैं। अगर नहीं कीजिएगा, अगर नहीं रुकेगा तो इससे बिजली उत्पादन नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो नाभिकीय रिएक्टर द्वारा, रिएक्टर मैंने विखंडन द्वारा
नाभिकीय विखंडन द्वारा कहां कहां जो है ना नाभिकीय रिएक्टर होता पहले किस में है, तो वो देख लीजिए। तो नाभिकीय जो रिएक्टर होगा, दो तीन बातों को देखना है यहां। नाभिकीय जो रिएक्टर है, तो नाभिकीय रिएक्टर में माने बिजली उत्पादन कैसे होता है, तो यूरेनियम से होता है। इसमें किससे होता है, यूरेनियम से। और किससे होता है, थोरियम से। और किससे होता है, प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम से किससे होता है, प्लूटोनियम से। समझे कि नहीं। इसके द्वारा क्या होता है, बिजली की उत्पत्ति। इसके द्वारा क्या होता है, बिजली उत्पन्न। आ गया समझ में। और इसमें क्या किया जाता है, किसको कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन तबाही मचा देता है। समझे कि नहीं। तो उसको जो है से क्या किया जाता है, रोका जाता है। न्यूट्रॉन को रोक करके ही आप नाभिकीय रिएक्टर करवा सकते हैं और बिजली का उत्पादन करवा सकते हैं। तो भारत में कौन कौन जगह में नाभिकीय रिएक्टर होता है और उससे बिजली उत्पादन होता है, वो देख लीजिए। तो भारत में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय रिएक्टर कहां कहां है, नाभिकीय विखंडन कहां कहां है, उसको देख लीजिए। तो एक है तारापुर में, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहां है, तारापुर। तारापुर बोले तो कहां, महाराष्ट्र में। कहां, महाराष्ट्र में। दूसरा कहां है, रावट भाटा। कहां, रावट भाटा। रावट भाटा बोले तो कहां, रावटे भाटा को राणा प्रताप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राणा प्रताप। राणा प्रताप से तो ऐसे ही आपको याद हो गया कि कहां की हम चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान। तीनों रहे से है, देखिए ना भाई, रावट भाटा, राणा प्रताप, राजस्थान, ये तो याद हो जाएगा ऐसे ही। तीसरा जो है जिसका नाम है काकरा पारा। क्या नाम है, काकरा पारा। काकरा पारा बोले तो कहां, गुजरात में। काकरा पारा रिएक्टर कहां, गुजरात में। इसके बाद है ना नदौरा। नदौरा कहां है, यूपी में। नदौरा कहां है, यूपी में। नदौरा कहां, यूपी में। एक आता है ना कुडनू कलाम। क्या नाम है उसका, कुडनू कलाम। कुडनू कलाम भी नाम है इसका। और एक नाम इसका और है जिसको हम लोग कहते हैं कुमकंपण। क्या कहते हैं, कुमकंपण। ये कहां है, तो ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कहां मिलेगा, तमिलनाडु में। तो ये सब नाभिकीय रिएक्टर वाले क्षेत्र हैं। कहां वाले क्षेत्र हैं, नाभिकीय रिएक्टर वाले क्षेत्र हैं, जहां इनसे नाभिकीय रिएक्टर करवा करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में और तमिलनाडु में। क्लियर हो गए। अब हम लोग देखेंगे नाभिकीय संलयन। किसको देखेंगे, नाभिकीय संलयन को। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ लेते हैं नाभिकीय संलयन। विखंडन माने टूटना, था संलयन माने जुटना। जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं नाभिक संलयन। तो लिखेंगे कि जब छोटा नाभिक, जब छोटा छोटा नाभिक, दो या दो से अधिक, दो भी लिख सकते हैं या दो से अधिक, दोनों लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एक नए, एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, नाभिक का निर्माण करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे देखिए सूर्य में ऊर्जा, सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है, ध्यान समझिएगा, सूर्य में ऊर्जा जो मिलती है वह नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन, सूर्य में ऊर्जा जो मिल रही है, मिल रहा है सूर्य में, सो ध्यान समझिए। तो यह क्या है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। क्या होता है उसमें, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों जो है आपस में जुटा। एक तो ऐसे ही सब चार्ज रहता है, एनी टाइम ऊर्जा देते ही रहता है, और आपस में जुड़ करके क्या बना दिया, हीलियम। तो सूर्य भैया क्या है, तो हीलियम का गोला है, और ये इतना तेजी से घूमते रहता है कि उसमें ऊर्जा निकलती रहती है, और ऊर्जा का प्रवाह इतना तेजी से होता है कि आज सूर्य की गर्मी से सारा कार्य हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब देख लीजिए हाइड्रोजन बम जो है, तो हाइड्रोजन बम इसी पर आधारित है।
आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन बम परमाणु बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। लेकिन हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। आगे समझ में? तो ये अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, समझे कि नहीं? और नाभिकीय संलयन करने के लिए आपको होना चाहिए ध्यान में क्या चीज, कि अत्यधिक ताप की जरूरत होती है। ये बात भी जान लीजिए। नाभिकीय संलयन के लिए ताप क्या होना चाहिए? बहुत होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। तो सूर्य में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है नाभिकीय संलयन से, तो उसमें इतना ना ऊर्जा है कि देख रहे हैं ना, इतना आग का गोला बन जाता है। वो क्या बन जाता है? आग का गोला। तो आप समझ लीजिए कि सूर्य हो, तारा हो, सूर्य और तारे, ये सब जितने भी हैं, ये सब में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। समझ में आ रही है बात? कौन है? नाभिकीय संलयन। क्लियर हो गया कि यहां तक कि नहीं हुआ? तो आपने पढ़ा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों क्या है? ऊर्जा के स्रोत है। तो ऊर्जा ही के ना स्रोत पढ़ रहे हैं। अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन। अब क्या देख लेते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? तो देखिए, वैसा ईंधन जो जीवों के अंश से मिलकर के बना है, वैसा ईंधन जो जीवों के अंश से मिलकर के बना है, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखिए हुआ है क्या चीज? कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कैसे? देखिए, लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर भूकंप आए होंगे। तो भूकंप में आदमी ऊपर के नीचे, जमीन के नीचे, पेड़ पौधे जमीन के नीचे, सब नीचे समा गए। धीरे धीरे ये क्या होते गए? सड़ करके, गल करके, लाखों बरस के बाद जो बड़े जीव थे वह कोयला में परिवर्तित हो गए। बड़े जीव किसमें परिवर्तित हो गए? कोयला में। और छोटे छोटे जीव किसमें बदल गए? द्रवित भाग में। तो ये क्या चीज में? पेट्रोलियम में बदल गए। किसमें बदल गए? पेट्रोलियम में बदल गए। ऐसा कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग कोयला जो है, यह जीवों का चीज है, मरे हुए जीवों से ही बना है। इसीलिए चूंकि उसमें जीव का अंश है और भोजन बनाने के लिए काम में आता है, बिजली उत्पादन करने के लिए काम में आता है, ट्रेन को पहले चलाया जाता था, तो इसीलिए उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। अब डीजल पेट्रोल दिवाते हैं, यह भी हमारे ही है ना, हम लोगों का ही जीव से ही बनता है। प्रतिदिन समुद्र के किनारे, समुद्र में लाखों जीव मर रहे हैं। लाखों बरस के बाद वो किसमें बदलते जा रहे हैं? पेट्रोलियम में। इसीलिए देखिएगा, पेट्रोलियम जब भी मिलेगा तो समुद्र में मिलेगा, समुद्र के किनारे वाले स्थान में मिलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में, महाराष्ट्र में मिलता है। आया समझ में? तो देखिए, वही है जीवाश्म ईंधन। क्या है? लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या आया? भूकंप आया। पृथ्वी पर क्या आया? भूकंप आया होगा। भूकंप आया होगा। इसके कारण जीव जंतु, पेड़ पौधा, सब के सब पृथ्वी में समा गए होंगे। पृथ्वी में क्या हो गए होंगे? समा गए होंगे, हो गए होंगे। लाखों वर्ष के बाद वे कोयले में, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। समझ में आ गया बात? वो किस में परिवर्तित हो गए? कोयले इस में परिवर्तित हो गए। प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। आ रहा समझ में ना? और इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या लीजिएगा? कोयला, और क्या लीजिएगा? पेट्रोलियम, और क्या ले लीजिएगा? प्राकृतिक गैस। आ गया समझ में ना? क्या ले लीजिएगा? प्राकृतिक गैस।
यह प्रदूषण फैलाता है। यह क्या करता है? प्रदूषण फैलाता है। साथ ही क्या है? ये भैया अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय है। यह क्या है? अनवीकरणीय है। समझे कि नहीं? प्रदूषण बोले तो CO2 निकलता है, और क्या निकल सकता है? SO2 निकलता है, NO2 निकलता है। ESO2 और NO2 जब आपस में मिल जाएगा और उससे जब पानी पड़ेगा तो उसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। ये दोनों मिलकर के जो वर्षा कराती है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा, है ना। तो पहली बारिश में इसीलिए हम लोगों को नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि अम्लीय वर्षा के मतलब क्या है? गर्मी ज्यादा होगा, सब शरीर में फोड़ा फोड़ा कर देगा, घाव बना देगा, क्योंकि यह प्रदूषण है। SO2 और NO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्षा के दिनों में अम्लीय वर्षा का निर्माण कर देते हैं। समझ में आ गई बात? और अम्ल वर्षा के कारण ही, अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग उड़ रहा है कि नहीं? यानी कि यह अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उजले कलर को और संगमरमर को। किसको? संगमरमर को। तो जो उजला रंग का संगमरमर से बना हुआ जो ताजमहल है, उसकी खूबसूरती को क्या कर रहा है? अम्लीय वर्षा भंग कर रहा है। समझे कि नहीं? तो ये समझ में आ गया। और याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है गर्मी को बढ़ाने के लिए। पृथ्वी पर अगर आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी पर अगर 2% की गर्मी और बढ़ जाए, कितना? 2 डिग्री सेल्सियस और गर्मी बढ़ जाए, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो बर्फ है पिघल जाएंगे, और पिघल करके वो सब सारे बर्फ पृथ्वी पर जलाशय का निर्माण कर देंगे। ग्लेशियर पिघल करके समुद्र का तल ऊंचा होगा। जैसे गिलास में पानी भर गया तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। उसी प्रकार से समुद्र का जल जब उठ जाएगा तो कहां जाएगा? धरती पर आ जाएगा, और पूरी धरती क्या हो जाएगी? जलमग्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जलमग्न हो जाएगी। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है किसके लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस के लिए। ग्रीन हाउस गैस के लिए करता क्या है ना, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सूरज की किरणें आई, तो सूरज की किरणें आई, क्या कर रहा है जी? आई परावर्तित होकर के लौटती है, तो इसको लौटना ही नहीं देता है। इस किरण को क्या करता है? लौटना ही नहीं देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गर्मी फैलाता है। क्या फैलाता है? गर्मी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगा? पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो इस बात को समझिएगा। देखिए, आपको हम बताते हैं, आपको सूर्य है, सूर्य के सबसे बगल का है बुध, उसके बगल में है शुक्र, है कि नहीं? ज्यादा सूर्य के बगल में बुध है तो गर्मी तो सूर्य बुध में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस पर है ज्यादा गर्मी। काहे ज्यादा गर्मी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, सूर्य का तापमान वहां पे किरण जाती है और उसको जाना ही नहीं देता है, तो पूरा गैस क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाता है। तो इसलिए इस बात को समझिएगा, सूर्य से जो आती है किरण उसको कौन सी किरण कहते हैं? अवरक्त किरण। कौन सी किरण कहते हैं उसको? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण में गर्मी है, और वह गर्मी अगर परावर्तित होकर के वायुमंडल में जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर लेगा? रोक लेगा। क्या कर लेगा? रोक लेगा। छतरी के समान उसको जाने ही नहीं देगा, तो गर्मी हो जाएगा ज्यादा। इसलिए हम लोगों को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बचना है तो एक ही उपाय है, भैया पेड़ पौधा लगाइए। उसको सोख कौन सकता है? पेड़ पौधा। तो जब हम ज्योग्राफी में वन और वन्य प्राणी संसाधन पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए ना कि पहले हमारे यहाँ परसेंटेज बहुत कम था। 2024 में किसी भी वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिए या किसी भी देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 33% भाग में जंगल चाहिए। और भारत में 2025 में, माने वर्तमान में, पहले बहुत कम था हमारे यहाँ, अभी 24% जंगल हो गया है। कितना जंगल हो गया है? 24%। और भारत सेकंड नंबर पर है जंगल लगाने में, पेड़ पौधा लगाने में। पूरे विश्व में कितना नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। पहला नंबर पर कौन है? चीन। और दूसरा नंबर पर कौन है? भारत। जंगल लग रहे हैं, जंगल लगेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड से बचा जा सकता है, सूरज की अवरक्त किरणों से बचा जा सकता है, नहीं तो गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पूरा का पूरा चैप्टर और पूरा का पूरा फिजिक्स समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात? पूरा का पूरा फिजिक्स, 10 क्लास का पूरा फिजिक्स द एंड हो गया। सभी को धन्यवाद, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का इसी तरह से कल्याण होते रहे।